आदाब, नमस्कार। मेरी अपनी महफ़िल में आपका एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो की तहरीरें और अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ सादत हसन मंटो का अफ़साना लाइसेंस। आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का अफ़साना लाइसेंस। अब्बू कोचवान बड़ा छैल छबीला था। उसका तांगा भी शहर में नंबर 1 था। कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था। उसके लगे बंधे गाहक थे जिनसे उसको रोज़ाना 10-15 रुपये वसूल हो जाते थे, जो अब्बू के लिए काफ़ी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बने रहने का उसे बेहद शौक था। जब उसका तांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बजाता गुजरता तो लोगों की आंखें खुद ब खुद उसकी तरफ जाती। वो बांका अब्बू जा रहा है, देखो तो किस ठाठ से बैठा है, ज़रा पगड़ी देखो कैसी तिरछी बंधी है। अब्बू लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बांका खम पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और ज़्यादा पुरकशिश हो जाती। अब्बू के हाथों ने घोड़े की बागें कुछ इस अंदाज से पकड़ी होती थीं जैसे उनको उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसा लगता था कि घोड़ा इशारों के बगैर चला जा रहा है, उसको अपने मालिक के हुक्म की ज़रूरत नहीं। बाज़ वक्त तो ऐसा महसूस होता कि अब्बू और उसका घोड़ा चुन्नी दोनों एक हैं, बल्कि सारा तांगा एक हस्ती है, और हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती थी। वो सवारियां जिनको अब्बू कबूल नहीं करता दिल ही दिल में उसको गालियां देती, बाज़ बद्दुआ भी देती। खुदा करे इसका घमंड टूटे, इसका तांगा घोड़ा किसी दरिया में गिर जाए। अब्बू के होंठों पर जो हल्की हल्की मूँछों की छाँव में रहते थे, खुद एतमादी की मुस्कुराहट नाचती रहती। उसको देखकर कई कोचवान जल भुन जाते। अब्बू की देखा दाखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से कर्ज लेकर तांगे बनवाए, उनको पीतल के साजो सामान से सजाया, मगर फिर भी अब्बू की सी शान पैदा ना हो सकी। उनको वो गाहक नसीब ना हो सके जो अब्बू के और उसके तांगे के घोड़े के शहदा थे। एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त के छाँव में तांगे पर बैठा ऊँघ रहा था कि एक आवाज़ उसके कानों में भिनभिनाई। अब्बू ने आंखें खोलकर देखा, एक औरत तांगे के बम के पास खड़ी थी। अब्बू ने उसे बमुश्किल एक नज़र देखा, मगर उसकी तीखी जवानी एकदम उसके दिल में खुब गई। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी, 16-17 बरस की, दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सांवला मगर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग, सतुआ नाक, उसकी फुलंग पर एक छोटा चमकीला तिल, लंबा कुर्ता और नीला लाचा, सर पर चदरिया। लड़की ने कुंवारी आवाज़ में अब्बू से पूछा, वीरा, स्टेशन का क्या लोगे? अब्बू के होठों की मुस्कुराहट शरारत इख्तियार कर गई। कुछ नहीं। लड़की के चेहरे की संवलाहट सुर्खी मायल हो गई। क्या लोगे स्टेशन का? अब्बू ने उसको अपनी नज़रों में समाते हुए कहा, तुझसे क्या लेना है भाग भरिए, चल अब बैठ तांगे में। लड़की ने घबराए हुए हाथों से अपने मजबूत सीने को ढांका, हालांकि वो ढका हुआ था। कैसी बातें करते हो तुम? लड़की ने घबराए हुए हाथों से अब्बू मुस्कुराया, चल आ,
अब बैठ भी जा, ले लेंगे जो तू देगी। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर पायदान पर पांव रखकर तांगे में बैठ गई। जल्दी ले चल स्टेशन। अब्बू मुस्कुराया। चल आप बैठ भी जा। अब्बू ने पीछे मुड़कर देखा। बड़ी जल्दी है तुझे सोनिया? हाय हाय, तू तो। लड़की कुछ और कहते कहते रुक गई। तांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़े के सुमों के नीचे से निकल गईं। लड़की सहमी बैठी थी। अब्बू के होठों पर शरारत थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज़ में पूछा, स्टेशन नहीं आया अभी तक? अब्बू ने मानी से अंदाज में जवाब दिया, आ जाएगा। तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। क्या मतलब? अब्बू ने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अल्हड़े, क्या तू इतना भी नहीं समझती? तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि वो अब्बू का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से इस बात का भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना, लेकिन वो इस कश्मकश में थी कि दोनों का स्टेशन एक हो या ना हो। अब्बू बांका सजीला तो है, लेकिन क्या वफादार भी है? क्या वो अपना स्टेशन छोड़ दे जहां उसकी गाड़ी पता नहीं कब की जा चुकी थी? अब्बू की आवाज़ ने उसको चौंका दिया। क्या सोच रही है, भाग भरिए? घोड़ा मस्त खरामी से दुल्की चल रहा था। हवा खुनक थी। सड़क के दूर दो रवैया उगे हुए दरख्त भाग रहे थे। उनकी टहनियाँ झूम रही थीं। घुंघरुओं की एक यक आहंग झुंझलाहट के सिवा और कोई आवाज़ न थी। अब्बू गर्दन मोड़े लड़की के सांवले हुस्न को दिल ही दिल में चूम रहा था। कुछ देर के बाद उसने घोड़े की बागें जंगले के साथ सलाख के साथ बांध दी और उचक कर पिछली सीट पर लड़की के साथ बैठ गया। वो खामोश रही। अब्बू ने उसके दोनों हाथ पर लिए। दे दे अपनी बागें मेरे हाथ में। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, छोड़ भी दे। लेकिन वो फौरन ही अब्बुओं के बाजुओं में थी। उसके बाद उसने मज़ामत न की। उसका दिल अलबत्ता ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, फड़फड़ा रहा था, जैसे खुद को छुड़ाकर उड़ जाना चाहता हो। अब्बू हौले हौले प्यार भरे लहजे में उसे कहने लगा, ये तांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ था, लेकिन कसम 11वीं वाले पीर की, ये बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनाऊंगा। आप फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे शहजादी बनाकर रखूंगा। कसम वाहिदुल शरीक की, ज़िंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। तुम मेरी ना बनी तो मैं तेरे सामने गला काट लूँगा। फिर उसने लड़की को अपने से अलहदा किया। जाने क्या हो गया है मुझे, चलो तुम्हें स्टेशन छोड़ाऊँ। लड़की ने हौले से कहा, नहीं, अब तुम मुझे हाथ लगा चुके हो। अब्बू की गर्दन झुक गई। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई। निभा लोगे इस गलती को? लड़की के लहजे में चैलेंज था। किसी ने अब्बू से कहा हो, ले जाओगे अपना तांगा उस तांगे से आगे निकाल कर? उसका झुका हुआ सर उठा, आंखें चमक उठी। भाग भरिए, ये कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा। अब्बू अपनी जान दे देगा। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया, तो ये है मेरा हाथ।
अब्बू ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम है। दूसरे रोज़ अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। वो ज़िला गुजरात की मोचन थी। नाम उसका इनायत यानी नीस्ती था। अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। वो स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रहे थे कि अब्बू और उसकी मुठभेड़ हो गई, जो फ़ौरन ही मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। दोनों बहुत खुश थे। अब्बू ने तांगा घोड़ा बेचकर नीस्ती के लिए सोने के कड़े नहीं बनवाए, लेकिन अपने जमा किए हुए पैसों से उसको सोने की बालियां खरीद दी। कई रेशमी कपड़े भी बनवा दिए। लस लस करते हुए रेशमी लाचे में जब नीस्ती अब्बू के सामने आती तो उसका दिल नाचने लगता। कसम पंजतन पाक की, दुनिया में तुझ जैसा सुंदर और कोई नहीं, और ये कहकर उसको अपने सीने के साथ लगा लेता। तू मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में गर्क थे। गाते थे, हंसते थे, सैरें करते थे, एक दूसरे की बलाएं लेते थे। 1 महीना इसी तरह गुजर गया कि दफतन एक रोज़ पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नीस्ती भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकदमा चला। नीस्ती साबित कदम रही, लेकिन फिर भी अब्बू को 2 बरस की सज़ा हो गई। जब अदालत ने हुक्म सुनाया तो नीस्ती अब्बू के साथ लिपट गई। रोते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगी, घर बैठकर तेरा इंतज़ार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी, जीती रहे। तांगा घोड़ा मैंने देने के सुपुर्द किया हुआ है, उससे किराया वसूल करती रहना। नीस्ती के माँ बाप ने बहुत ज़ोर लगाया, मगर वो उनके साथ न गई। थक हार कर उन्होंने उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। नीस्ती अकेली रहने लगी। दीना उसे शाम को 5 रुपये दे देता था, जो उसके खर्च के लिए काफ़ी थे। उसके अलावा मुकदमे के दौरान रोज़ाना 5 रुपये के हिसाब से जो कुछ जमा हुआ था वो भी उसके पास था। हफ्ते में एक बार अब्बू और नीस्ती की मुलाकात जेल में होती थी, जो कि उन दोनों के लिए बहुत मुख्तसर थी। नीस्ती के पास जितनी जमा पूंजी थी वो अब्बू को आसाइशें पहुंचाने में सर्फ हो गई। एक मुलाकात में अब्बू ने नीस्ती के बुचे कानों की तरफ देखा और पूछा, बालियाँ कहाँ गई नीस्ती? नीस्ती मुस्कुरा दी और संतरी की तरफ देखकर अब्बू से कहा, गुम हो गई कहीं। अब्बू ने कदरे गुस्से से कहा, तुम मेरा इतना ख्याल ना रखा करो, जैसा भी हूँ ठीक हूँ। नीस्ती ने कुछ ना कहा। वक्त पूरा हो चुका था। मुस्कुराती हुई वहाँ से चल दी, मगर घर जाकर बहुत रोई। घंटों आंसू बहाए, क्योंकि अब्बू की सेहत बहुत गिर रही थी। उस मुलाकात में तो उसे पहचान नहीं सकी। वो ग्रांडियल अब्बू अब घुल कर आधा हो गया था। नीस्ती सोचती थी कि उसको उसका गम खा रहा है, उसकी जुदाई ने अब्बू की ये हालत कर दी है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि दिल का मरीज़ है और ये मर्ज़ उसे विरसे में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज़्यादा ग्रांडियल था, लेकिन दिक ने उसे चंद ही दिनों में कब्र के अंदर पहुंचा दिया। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर ऐन जवानी में इस मर्ज़ ने उसे दबोच लिया। खुद अब्बू इस हकीकत से गाफिल था। चुनांचे जेल के अस्पताल में जबकि वो आखिरी सांस ले रहा था, उसने अफसोस भरे लहजे में नीस्ती से कहा, मुझे मालूम होता कि इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम वहदहुल शरीक की तुझे कभी अपनी बीवी न बनाता। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दे। और देख, मेरी एक निशानी है, मेरा तांगा घोड़ा।
उसका ख्याल रखना और चुन्नी बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहना, अब्बू ने तुझे प्यार भेजा है। अब्बू मर गया, नीस्ती का सब कुछ मर गया, मगर वो हौसले वाली औरत थी। इस सदमे को उसने बर्दाश्त कर ही लिया। घर में तन्हा पड़ी रहती, शाम को दीना आता था और उसे दम दिलासा देता था और कहता था, कुछ फिक्र न करो भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरा भाई था, मुझसे जो हो सकता है खुदा के हुक्म से करूँगा। शुरू में तो नीस्ती ना समझी, पर जब उसके इद्दत के दिन पूरे हुए तो दीने ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो उससे शादी कर ले। ये सुनकर नीस्ती के जी में आई कि उसको धक्का देकर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी। उस दिन से दीने के रवैये में फ़र्क आ गया। पहले शाम को बेला नागा 5 रुपये अदा करता था, अब कभी 4 देने लगा, कभी 3। बहाना ये कि धंधा बहुत मंदा है। फिर 2-2, 3-3 दिन गायब। बहाना ये कि बीमार था, यह तांगे का कोई कलपुर्जा ख़राब हो गया था, इसलिए जोत ना सका। जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो नीस्ती ने दीने से कहा, भाई अब तुम तकलीफ़ ना करो, तांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। बड़ी ले तो लाल के बाद बिल आखिर दीने ने बादिल नाखास्ता तांगा घोड़ा नीस्ती की तहवील में दे दिया। उसने माजे के सुपुर्द कर दिया, जो अब्बू का दोस्त था। उसने भी कुछ दिनों के बाद शादी की दरख्वास्त की। नीस्ती ने इनकार किया तो उसकी आंखें भी बदल गई, हमदर्दी वगैरह सब हवा हो गई। नीस्ती ने उससे तांगा घोड़ा वापस ले लिया और एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। उसने तो हद ही कर दी। एक शाम पैसे देने आया तो शराब में धुत था। देवड़ी में कदम रखते ही नीस्ती पर हाथ डालने की कोशिश की। नीस्ती ने उसको खूब सुनाई और काम से हटा दिया। 8-10 रोज तांगा घोड़ा बेकार तबेले में पड़े रहे। घास दाने का खर्च अलहदा, तबेले का किराया अलहदा। नीस्ती अजब उलझन में गिरफ्तार थी। कोई शादी की दरख्वास्त करता था, कोई उसकी इस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करता था, कोई पैसे मार लेता था। बाहर निकलती तो लोग बुरी निगाहों से घूरते थे। एक रात उसका हमसाया दीवार फांद के आ गया और दराजदस्ती करने लगा। नीस्ती सोच सोच कर पागल हो गई कि क्या करे। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों न तांगा मैं आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। अब्बू के साथ जब वो सैर को जाया करती थी तो तांगा खुद ही चलाया करती थी। शहर के रास्तों से भी वाकिफ़ थी। लेकिन फिर उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे। इसके जवाब में उसके दिमाग ने कई दलीलें दी। क्या हर्ज है, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? ये कोयले वालियाँ, ये दफ्तरों में जाने वाली औरतें, घर में बैठकर काम करने वालियाँ तो हज़ारों होंगी। पेट किसी हीले से पालना ही है। नीस्ती ने कुछ दिन सोच विचार किया। आखिर में फैसला कर लिया कि वो तांगा खुद चलाएगी। उसको खुद पर पूरा एतमाद था। चुनांचे अल्लाह का नाम लेकर वो तवेले में पहुंच गई। तांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का बक्का रह गए। बाज मजाक समझकर खूब हंसे। जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा, ऐसा न करो, ये मुनासिब नहीं, मगर नीस्ती ना मानी। तांगा ठीक ठाक किया।
पीतल का साजो सामान अच्छी तरह चमकाया, घोड़े को खूब प्यार किया और अब्बू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती तवेले से बाहर निकल गई। कोचवान हैरत ज़दा थे, क्योंकि नीस्ती के हाथ रवां थे, जैसे वो तांगा चलाने के फन पर हावी हो। शहर में एक तहलका बरपा हो गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। हर जगह इस बात का चर्चा था। लोग सुनते थे तो उस वक्त का इंतज़ार करते थे जब वो उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू में तो मर्द सवारियां झिझकती थीं, मगर ये झिझक थोड़ी देर में दूर हो गई और खूब आमदनी होने लगी। 1 मिनट के लिए भी नीस्ती का टांगा बेकार न रहता। इधर सवारी उतरी, उधर बैठी। आपस में कभी कभी सवारियों की लड़ाई भी हो जाती थी, इस बात पर कि नीस्ती को पहले किसने बुलाया था। जब काम ज़्यादा हो गया तो नीस्ती ने तागा जोतने के औकात मुकर्रर कर दिया। सुबह 7 बजे से 12 बजे, दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। ये सिलसिला बड़ा आरामदेह साबित हुआ। चुन्नी भी खुश था, मगर नीस्ती महसूस कर रही थी कि अक्सर लोग सिर्फ उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए उसके तांगे में बैठते, बेमतलब बेमकसद उसे इधर उधर फिराते थे, आपस में गंदे गंदे मजाक करते थे, सिर्फ उसको सुनाने के लिए बातें करते थे। उसको ऐसा लगता कि वो तो खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उसे खरीद रहे हैं। इसके अलावा उसको इस बात का भी एहसास था कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। इन तमाम एहसासात के बावजूद मुस्तरिब नहीं थी वो। अपनी खुद एतमादी के बायस वो पुरसुकून थी। एक दिन कमेटी वालों ने नीस्ती को बुलाया और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया। वजह यह बताई कि औरत तांगा नहीं चला सकती। नीस्ती ने पूछा, जनाब, औरत तांगा क्यों नहीं चला सकती? जवाब मिला, बस नहीं चला सकती। तुम्हारा लाइसेंस जब्त है। नीस्ती ने कहा, हुजूर, आप घोड़ा तांगा भी जब्त कर लें, पर मुझे ये तो बताएं कि औरत तांगा क्यों नहीं जोत सकती? औरतें चरखा चलाकर अपना पेट पाल सकती हैं, औरतें टोकरी ढोकर रोज़ी कमा सकती हैं, औरतें लेनों पर कोयले चुन चुन कर अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं। मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? मुझे कुछ और आता ही नहीं। तांगा घोड़ा मेरे खाविंद का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? हुजूर, आप रहम करें। मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते हैं मुझे? मैं क्या करूं, मुझे बताइए ना। अफसर ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठो, वहाँ ज़्यादा कमाई है। ये सुनकर नीस्ती के अंदर जो असल नीस्ती थी जलकर राख हो गई। अच्छा जी, कहकर वो चली गई। औने पौने दामों में तांगा घोड़ा बेचा और सीधी अब्बू की कब्र पर गई। एक लहजे के लिए खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं, जैसे बारिश के बाद चिलचिलाती धूप ने ज़मीन की सारी नमी चूस ली थी। उसके भिजे हुए होंठ वाह हुए और वो कब्र से मुखातिब हुई, अब्बू, तेरी नीस्ती आज कमेटी के दफ्तर में मर गई। ये कहकर वो चली गई। दूसरे दिन अर्जी दी और उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया। ये थी आज की कहानी, लाइसेंस। कल फिर आऊँगा, फिर एक कहानी सुनाऊँगा।